ठीक है। चलो आज देखेंगे चैप्टर नंबर 7, मानव बस्ती। भूगोल का उपयोग है। मानव बस्ती से सीधा संबंध है मनुष्य की बस्ती। यहाँ पे दो आकृति दी है, एक अ और या आ। दोनों के अंदर निरीक्षण करके जवाब देना है। यहाँ पे बस्ती का प्रकार कौन सा है, कि भाई केंद्रीय बस्ती है तो उसका क्या कारण है, और विखुरली बस्ती है तो क्या कारण है। केंद्रीय बस्ती तभी हो सकती है जब वहां पे मेन चीज आई रहेगी और उसके आजू बाजू में लोग रहते हैं। और विखुरली बस्ती में बदल के थोड़े सुविधाएं दूर दूर देखने को मिल सकती है। प्रदेश प्रदेश के हिसाब से कोई भी प्रकार की बस्ती का प्रकार हो सकता है, केंद्रित बस्ती भी हो सकती है या विखुरली बस्ती भी हो सकती है। तो भौगोलिक स्पष्टीकरण क्या होता है, क्या कारण है ये दो बस्ती के अलग अलग प्रकार होने के, क्या कारण है, एक तो केंद्रित बस्ती और एक विखुरली बस्ती, ये दोनों का होने का कारण क्या है। तो भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे। पहले तो हवामान के अंदर बहुत भिन्नता रहेगी। दूसरा पानी की उपलब्धता, पानी कितना मिल रहा है, जमीन का उतार चढ़ाव कैसा है, ये सब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कोई क्षेत्र में ज्यादा बस्ती के लोग रहते हैं या कोई क्षेत्र में कम रहते हैं। जैसे अपने भारत देश का अंदर मैदानी प्रदेश है, उत्तर वाला भाग, पूर्व किनारी पट्टे वाला भाग है, नर्मदा के खोरे है, विंध्य का पठार है, ये सेती खाली है। ऐसे अलग अलग ठिकाने पे अलग अलग प्रकार की केंद्रित व्यवस्था हो सकती है। ये मेन कारण है। अभी जो भारत देश का मध्य भाग देखा जाए, वन आच्छादित भाग है, राजस्थान का पश्चिम भाग है, दक्षिण भाग है, हिमालय का उतार है। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ पे कोई रहने जाने वाला नहीं है, तो वहां पे बस्ती कैसी होगी, विरल होगी या विरुखेली हो सकती है। तो दो प्रकार की वैसे लोग ज्यादा रह सकते हैं या तो कम रह सकते हैं। तो जैसा प्रदेश होगा, सपाट मैदान होगा तो वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे। पहाड़ है, खीन है, रेगिस्तान है तो कम लोग रहेंगे। तो यहाँ पे हर व्यक्ति रहने के लिए क्या देखता है, सोई सुविधा देखता है। भले वो ग्रामीण हो या नगरीय भाग हो, सब जगह पे तुम्हें अलग अलग प्रकार की वस्ती का वर्गीकरण देखने को मिलेगा। जैसे सोई सुविधा में पेट्रोल पंप, चित्रपट गुड, आठवड्याचे बाजार, प्राथमिक आरोग्य, पोलीस चौकी, कलादान, ग्राम पंचायत, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालय, दुकान, बड़े रुग्णालय, मेट्रो स्टेशन, बस स्थानक, विद्यापीठ, ऐसे क्या कितना मिल रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में सब कम मिलेगा, नागरिक क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा। और जहाँ पे ज्यादा सुविधा है वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे देखो कैसा बताया गया है। साओ पालो शहर दिया है, ये अमेजन नदी का इलाका दिया है। अमेजन नदी के आजू बाजू में लोग कम रह रहे हैं, प्रदेश खतरनाक जंगल से भरा पड़ा है। और साओ पालो शहर है तो उधर बस्ती ज्यादा रहेगा। दोनों आकृति ब्राजील के बारे में बताई गई है। अमेजन का नदी का प्रदेश का सखल प्रदेश है और दूसरा किनारी वाला प्रदेश है। तो आकृति से देखे निरीक्षण पता चल जाएगा कि अमेजोन में विरल है वितरण, और साओ पालो शहर के अंदर डाट है। इसलिए कोई जगह पे ज्यादा हो हम लोग को वस्ती देखने को मिलेगी, कोई जगह पे कम। जैसे हमने पहले भारत देश के बारे में देखा वैसे ही ब्राजील के बारे में देखेंगे, जिसका भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे। तो ब्राजील के अंदर शुरुआत में यूरोप के अंदर मतलब वसाहत ज्यादा थी। ब्राजील का किनारी प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग रहते थे और इसी वजह से वो भाग ज्यादा विकसित हुआ। जबकि अमेजोन का भाग जो है वहां पे विकसित नहीं हुआ। अभी अमेजोन के इलाका नहीं विकसित हुआ क्योंकि वहां पे नदी है, पानी है, रुग्णालय, हवा है। जबकि किनारी पट्टी में बोलते कि सम और दमट हवामान है, पानी भी बहुत अच्छा है, साधन संपत्ति की उपलब्धता है, खेती पूरक जमीन है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वस्ती दाट रहेगी, मतलब ज्यादा रहेगी। एग्जाम्पल हमने ऊपर डायग्राम में देखा, आका नक्शे के हिसाब से सावा पालो शहर की प्रतिमा जो ये वाला दिया है। सावा पालो प्रदेश बोलते कि जमीन, बोले जमीन का भाग है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है और बहुत ही अच्छा प्रदेश है उसके लिए। खनिज भी मुबलक है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। ऊर्जा का बोलते हैं कि अखंडित पुरवठा भी है यहाँ पे। वह तो मतलब यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी सुविधा भी है, जिसकी वजह से साओ पालो शहर के अंदर मानव बस्ती केंद्रित हुई है। ये तो नक्शा देख के पता चल रहा है। ब्राजील का ईशान कोना बोलते कि उच्च भूमि का मतलब पहाड़ी प्रदेश है।
ये भाग में खेती का विकास ज्यादा नहीं हो पाया। इसकी वजह से यहाँ पे विरल बदे के जनसंख्या है, ज्यादा लोग रहते नहीं है। तो किनारे के भाग में और अंतर्गत प्रदेश के भाग में, अंतर्गत प्रदेश में कहाँ आया, अमेजोन का भाग, वहां पे मानव बस्ती अधिक नहीं है, वो ज्यादा विरल है, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। अभी इसका प्रमुख कारण क्या है, तो पहला तो अमेजोन जो है विषुववृत्तीय घनघाट जंगल के नजदीक में आया है। दूसरा उसका हवामान रोगट है, बीमारी फैलाने वाला या तबीयत खराब कर डाले वैसा बोलते हैं, तो ये जगह आदमी के बस्ती के अनुकूलन के लिए नहीं है। तीसरा, यहाँ पे साधन संपत्ति का शोध भी नहीं हुआ है, सब निसर्ग के आधार, प्रकृति के आधार पर चल रहा है। ये भाग में वाहतुक की सुविधा भी नहीं है, मतलब आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, बराबर गाड़ी नहीं है, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, ये तो बहुत थोड़ी समस्या है। जिसकी वजह से अमेजन नदी के वन में कोई ज्यादा नहीं रह रहे, इसलिए लोग यहाँ पे विरल प्रकार के बदले के जनसंख्या देखने को मिलेगी। अभी भारत देश का नागरीकरण देखते हैं। भारत देश के अंदर लोगों कितने लोग, कितने टक्के के लोग शहर में रहते हैं वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है 1961 के अंदर बस 18 लोग रहते थे, 71 में 18% 0.2 हो गया, 81 में 23, तो 2011 में ऐसा करके देखा जाए तो 31.2 लोग शहर में रह रहे हैं। अभी इसका रीजन 1961 के देखो कितना परसेंट है, एक दशक के अंदर मतलब 10 साल के अंदर कितना बढ़ा, कमी हुई कि जास्ती हुआ, वो देख सकते हैं। तो नागरीकरण बोलते हैं यहाँ पे क्यों हुआ, कि नागरिक में सुविधा ज्यादा है। तो आलेख से हम लोग स्पष्ट बता दे रहे हैं कि शहर के अंदर लोग ज्यादा जा रहे हैं। नागरीकरण का वेग अपने देश में चाहिए उतना नहीं है, शहर में ज्यादा नहीं जा रहे हैं। 2000 साल के अंदर कितना था, 31.2% था। बाकी के विकसित देशों की तुलना में देखा जाए तो अपने देश में तो बहुत कम लोग गांव छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं। तो नागरिक लोक संख्या यहाँ पे अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। नए नए शहर बन रहे हैं जिसकी वजह से उसका विस्तार बढ़ा है। और ये शहर के अंदर बदल के नियोजन करना जरूरी है, सरकार को उसके लिए सब तैयारी करनी पड़ेगी, रोड बनाना पड़ेगा, रोजगारी का निर्माण करना पड़ेगा, सांड पानी का निकाल करना पड़ेगा, ऐसा बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी। तो भारत देश में नागरिकरण की परिस्थिति के अंदर देखा जाए तो उत्तर की तुलना में दक्षिण की तरफ नागरिकरण ज्यादा है। उत्तर दिशा में कोई नगर ज्यादा विकसित नहीं हुआ। दक्षिण दिशा में गोवा देखा जाए तो बहुत ज्यादा सर्वाधिक बल के राज्य देख सकते हैं जहाँ पे नागरिकरण हुआ है। लगभग ये राज्य में 62% लोग शहर में ही रहते हैं। वैसे दिल्ली देखा जाए तो वो और ज्यादा है, 80% जितना दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है, वो राज्य तो नहीं है। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, ये सब राज्य में नागरीकरण ज्यादा है। जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, ये जगह पे नागरीकरण इतना ज्यादा नहीं हुआ है, कोई गांव में ही रह रहे हैं, शहर में कोई जा नहीं रहा। उसी तरह से ब्राजील का देखेंगे, यहाँ पे नीचे अलग अलग बोलते हैं कि ब्राजील की नागरीकरण की टक्केवारी भी दी गई है, तो यहाँ पे कोष्टक में दिखाया जा रहा है। 1960 में 47% लोग शहर में ना रह रहे थे, और 2010 के अंदर 84। तो देखो यहाँ से तो देख के ही पता चलता है 100% में से लगभग 84% लोग शहर में ही रह रहे हैं, आंकड़े से ही पता चल रहा है। तो नागरीकरण बहुत ज्यादा वेग से बढ़ रहा है ब्राजील के अंदर। तो इसके विश्लेषण कर सकते हैं इसका आलेख बना के। भौगोलिक स्पष्टीकरण देखते हैं, ब्राजील के अंदर नागरीकरण क्यों अधिक हुआ। नागरीकरण की प्रक्रिया बहुत खास है। हम लोगों ने देखा कि लगभग 86% जितने लोग संख्या शहर के भाग में रहते हैं। 1960 से लेकर 2000 तक देखा जाए तो 4 दशक में, तो 40 साल में नागरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। आप पुस्तक से देख ही सकते हैं, 47, बाद में 56, बाद में 66, बाद में सीधा सीधा आराम से बोल सकता है कि 10-10% के आजू बाजू में बढ़ रहा है। ब्राजील का प्रमुख भाग देखा जाए तो दक्षिण और आग्नेय भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। इसमें सावा पाला तो महानगर पालिका है, महानगर है, उसमें औद्योगिक क्षेत्र भी है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। तो बहुत सारी संख्या में लोक संख्या यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे दिख ही रहा है। दोनों का निरीक्षण करके भी पता चल सकता है कि ज्यादा किधर रह रहे, कम किधर रह रहे। यहाँ पे वस्ती का केंद्रीकरण की तरफ ध्यान देके तो सरकार ने बोला उधर पश्चिम दिशा कड़े चला, मतलब वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ज्यादा, क्योंकि उस साइड पे कोई रह ही नहीं रहा है, सब एक ही जगह पे बोलते हैं कि घर बना रहे, तो समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए अभी अमेजोन या उसके उत्तर भाग या पश्चिम भाग की तरफ सुधारा करने का चालू किया। मतलब जिस भाग में नागरीकरण कम है वहां पे लोगों का
विकेंद्रीकरण करने के लिए वहां की सरकार प्रोत्साहन कर रही है ना। तो ये तो अच्छी बात है, ताकि एक जगह पे सुविधा ना मिले तो दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो ब्राजील के शहर में बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ सकते हैं। तो पहले कौन से नगर में सबसे ज्यादा, या कौन से राज्य में नागरीकरण सबसे ज्यादा हुआ, कौन से नागरीकरण की संख्या कम है, कौन से राज्य में कम हुई है, वो यहाँ से देख के पता चल सकता है। तो हमारे सामने नक्शा दिख रहा है, ये ब्राजील का है। यहाँ पे देखो सबसे व्हाइट कलर जैसा दिख रहा है और डार्क पिंक कलर दिख रहा है। डार्क पिंक में ज्यादा से साओ पालो वालो है, गुआस है, अपामा है, ये सब जगह पे सब सुविधा है, तो यहाँ पे नागरिक लोक संख्या ज्यादा है। और जो एरिया में कम है, जैसे पारा है, मेनारो है, पियाऊ है, ये सब जगह कम है, तो सरकार ने उस तरफ भी बोलते हैं कि लोक संख्या को आगे बढ़ावा देने का काम किया गया। तो भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे तो नक्शे के आधार पर देख सकते हैं कि नागरीकरण अंतर्भाग के किनारी पट्टी में अंदर देखा जाए तो लोग ज्यादा रह रहे हैं यहाँ के इलाके में, किनारे प्रदेश में, है ना। और अंतर्भाग में कम रह रहे हैं, है ना। ब्राजील की उच्च भूमि है और अमेजोन का नदी का भाग है, वहां पे लोक संख्या पहले से कम है। तो इस प्रदेश के अंदर नागरीकरण कम हुआ है। कुछ कुछ भाग है, मोनास, निग्रो, अमेजन, ये नदी मतलब के जहाँ पे संगम होता है, वहां पे कुछ कुछ जगह पे बंदरगाह है, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ा इलाका में नागरीकरण बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ने भारत देश और ब्राजील, ये दोनों के बारे में नागरीकरण हम लोग ने देखा। ठीक है, तो ये मानव बस्ती का वर्गीकरण हम लोग ने इस पार्ट में देखा। हाँ।